हेलो एवरीवन। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो भी वेक्टर्स का रिक्वायरमेंट है वो पहले अभी एक एक करके नोट डाउन करेंगे। जहाँ भी एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत होगा वहाँ एक्सप्लेन करते जाएंगे। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करते जाना। जब भी कोई क्वेश्चंस देना होगा हम क्वेश्चंस के पहले ही बता देंगे कि अभी हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उसको पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, ना बने तो फिर वीडियो को चलाकर सॉल्यूशन देख लो। 3D ज्योमेट्री में दो चीज़ हमारे IIT-JEE के सिलेबस में है, एक लाइन और दूसरा प्लेन। बहुत ही आसान टॉपिक है एंड श्योर शॉर्ट दो क्वेश्चंस जेई में सब जेई एडवांस दोनों में आता है। बट ये दोनों पर अच्छा कमांड करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है वेक्टर से। रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेक्टर, बेसिक रिक्वायरमेंट होगा वेक्टर का, बहुत ज़्यादा प्रो लेवल का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी हमारा फोकस इस पहले वीडियो में वेक्टर्स के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको क्लियर करने पर होगा। तो इस पर हम लोग इस वीडियो के बाद वाले सेकंड वीडियो से फोकस करना शुरू करेंगे। मेन टॉपिक हमारा अभी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री रहेगा। उसको सॉल्व करने के लिए वेक्टर का काफ़ी अच्छा कंसेप्ट ज़रूरत पड़ता है। उस कंसेप्ट पर पहले फोकस करते हैं हम लोग। सबसे पहले आ जाता है वेक्टर है क्या। सभी लोग जान रहे हो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, एनी फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction is called a vector। और a directed line segment, a directed line segment is called a vector। Now this is the important word, directed line segment। तुम सभी समझ रहे हो लाइन सेगमेंट का मतलब हो गया जिसके दो एंड पॉइंट फिक्स होंगे। डायरेक्टेड वर्ड इसलिए यूज किया गया है बिकॉज डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट हेयर। एग्जाम्पल, AB vector will be vector directed from point A to point B। इधर देखो, ये मेरा पहला पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ना दिस इज ए लाइन सेगमेंट। पर अगर हम इसमें डायरेक्शन फिक्स कर दें, डायरेक्शन का मतलब से A से मेरा वेक्टर जा रहा है B के तरफ, देन दिस वेक्टर वी डिनोट बाय AB वेक्टर एंड वी कॉल इट वेक्टर AB। वी कॉल दिस वेक्टर AB। Now focus on these 2 points। This point, ये पॉइंट जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, ये जिस पॉइंट पर वेक्टर टर्मिनेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर डिनोटेड बाय मॉड AB। तो पहला पॉइंट, द पॉइंट A
from where vector AB starts is called the initial point, is called the initial point, and the point B where vector AB ends is called the terminal point of vector AB. And the distance between the initial point and the terminal point is called the magnitude of the vector. नोट करके यहाँ पे distance between the initial and the terminal point is called the magnitude of AB वेक्टर. ये एकदम बेसिक्स है वेक्टर का. बेसिक वेक्टर क्या है? एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि AB सिर्फ एक नॉर्मल लाइन सेगमेंट है. डायरेक्शन अगर A से B की तरफ होगा हम उसको बोलेंगे AB वेक्टर. B से A की तरफ होगा वी विल कॉल इट एज BA वेक्टर. पॉइंट जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होगा दैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट. पॉइंट जहाँ वेक्टर एंड होगा दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट. आप वीडियो को पॉज करके जितना भी कंटेंट है उसको लिख लेंगे, फिर दोबारा से वीडियो को चलाएंगे. हम अभी रब कर दें. Then comes types of vector. सबसे पहला जीरो वेक्टर. नाम से एकदम क्लियर है, मैग्नीट्यूड जीरो होगा. मैग्नीट्यूड जीरो मतलब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जीरो होगा. मतलब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करेगा. द वेक्टर is called a zero vector या फिर null vector if the initial and the terminal points coincide, denoted by जीरो के ऊपर में एरो. सेकंड वन यूनिट वेक्टर. इसका भी नाम से पता चल रहा है, यूनिट का मतलब वन, मैग्नीट्यूड वन होगा. ए वेक्टर इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर if it has magnitude 1 unit. A unit vector in the direction of A vector is denoted by A cap. ठीक है. जैसे ये मेरा पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, वेक्टर मेरा A से B तक आ रहा है, बट दिस लेंथ इज सपोज 6 यूनिट्स. ये लेंथ अगर 6 यूनिट्स है तो फिर जो AB वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड होगा 6. पर यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में
सेम डायरेक्शन होगा और ये लेंथ 1 यूनिट होगा, देन वी डिनोट दिस वेक्टर बाय AB cap. Here AB cap is in the same direction of AB vector and has magnitude 1. So AB cap is the unit vector along AB vector. यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये लिख सकते हैं हम, AB कैप जो हो जाएगा वो हो जाएगा AB वेक्टर डिवाइडेड बाय AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर A कैप इक्वल टू A वेक्टर डिवाइडेड बाय A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे ये वेक्टर हो गया मेरा 6 यूनिट लंबा, मैग्नीट्यूड है 6। इस डायरेक्शन में हमको चाहिए यूनिट वेक्टर, तो इस यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस एग्जांपल में, फॉर दिस सिनेरियो, ये वाले सिनेरियो के लिए हम लिख सकते हैं AB कैप विल बी AB वेक्टर डिवाइडेड बाय 6। ये मैग्नीट्यूड 6 डिवाइड बाय 6, नेट मैग्नीट्यूड 1, सो दिस इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ AB वेक्टर। अभी और भी बहुत टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं जो हम लिस्ट डाउन करेंगे। फिलहाल जीरो वेक्टर सिंपल वेक्टर था, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करेगा। यूनिट वेक्टर इज अ रियली इंपॉर्टेंट वन, अभी इसका 3D में बहुत ज्यादा काम आना है। यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन सेम होना है, मैग्नीट्यूड 1 होगा। किसी भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना है, दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना है, वी विल गेट द यूनिट वेक्टर। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टिल नाउ। अभी कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं आ रहा होगा। थर्ड वन इज इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। दो वेक्टर तभी बराबर हो सकता है जब उनका लंबाई भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो। इनिशियल पॉइंट कहाँ होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कॉल्ड equal vectors if and only if they have the same magnitude and the same direction. We say then A वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर। ऐसे देखो, ये सपोज A वेक्टर है, इसी के पैरेलल एक B वेक्टर है। ये लेंथ सपोज K यूनिट है और ये लेंथ भी सपोज K यूनिट्स है। Since the two vectors are parallel, they have the same direction and their length are also same, that is K unit। दोनों का मैग्नीट्यूड K होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, hence the vectors are equal। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर एंड magnitude of A vector is equal to magnitude of B vector and that magnitude is equal to K। Fine। Fourth one, को-इनिशियल वेक्टर्स। नाम से एकदम क्लियर। को-इनिशियल का मतलब दोनों दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का अगर इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो हम उनको बोलते हैं को-इनिशियल वेक्टर। जैसे ये देखो,
एक ये वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया। से दिस इज ए बी वेक्टर, ये हो गया मेरा ए सी वेक्टर, ये हो गया ए डी वेक्टर। जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, अलग मैग्नीट्यूड्स के होंगे, तीनों का लेंथ बराबर नहीं है, फिर भी उनका सेम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द सेम इनिशियल पॉइंट फॉर ऑल द थ्री वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स are called co-initial vectors if they have the same initial points, like AB vector, AC vector, AD vector। ठीक है, पहला हो गया जीरो वेक्टर, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करेगा। दूसरा हो गया यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 होना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम करेंगे गिवन वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तीसरा है इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर बराबर तभी होगा जब डायरेक्शन भी सेम हो और उनका लेंथ, लेंथ मतलब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच का गैप भी सेम लेंथ का हो। को इनिशियल वेक्टर, लेंथ क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है, वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, तीनों का इनिशियल पॉइंट ए है, therefore we will call all the three vectors will be co-initial vectors। co-initial सेम इनिशियल पॉइंट है तीनों वेक्टर्स का। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन, कॉलिनियर वेक्टर्स। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कॉलिनियर वेक्टर को समझने के लिए पहले हम लोग वेक्टर को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये सपोज मेरा एक ए बी वेक्टर है, से दिस इज ए बी वेक्टर। नाउ दिस इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब समझ रहे हो, लाइन सेगमेंट है, दोनों एंड फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, बट ये लाइन सेगमेंट भी किसी एक लाइन का पार्ट होगा। लाइन समझते हो, ए लाइन हैज नो फिक्स्ड पॉइंट। रे का एक फिक्स पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट का दोनों फिक्स पॉइंट होता है, लाइन का कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है। ये वेक्टर भी किसी इनफाइनाइट लाइन का पार्ट होगा। जैसे अभी हम रे ड्रॉ करें, ये एक लाइन है और ये वेक्टर उसका एक छोटा सा हिस्सा है। दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सपोर्ट ना। एक लाइन ऑफ सपोर्ट में बहुत सारे वेक्टर आ सकते हैं। इससे ये एक ए बी वेक्टर हुआ, एक छोटा सा वेक्टर हो सकता है यहाँ पर हो, कोई ए वेक्टर हो सकता है, कोई वेक्टर इसी लाइन पर इस वेक्टर के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हो, ऐसे हो सकता है ये कोई बी वेक्टर हो। तो एक लाइन ऑफ सपोर्ट पर बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं ना। लाइन ऑफ सपोर्ट इज क्लियर। लाइन ऑफ सपोर्ट वो इनफाइनाइट लाइन है जिसका वेक्टर एक छोटा सा पार्ट होता है। नाउ लेट्स कम टू कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर, दो वेक्टर्स को कॉलिनियर तभी बोल सकते हैं जब उनका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल होगा या फिर सेम होगा। लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल या फिर लाइन ऑफ सपोर्ट सेम। वेक्टर के डायरेक्शन को लेकर कोई बात नहीं हुआ है कि वेक्टर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए या वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। सेम डायरेक्शन होगा तो पैरेलल बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो एंटी पैरेलल बोलेंगे। बट कॉलिनियर में ये दोनों पार्ट आ जाता है। कॉलिनियर का मतलब पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। मतलब ऑल पैरेलल वेक्टर्स मस्ट बी कॉलिनियर, all anti-parallel vectors must be collinear, but all collinear vectors must be parallel, ऐसा कहना सही नहीं है। all collinear vectors must be anti-parallel, ऐसा कहना भी सही नहीं है। collinear vectors may be parallel और anti-parallel। बेसिक डेफिनेशन है, दो वेक्टर्स के लाइन ऑफ सपोर्ट अगर सेम हो या फिर पैरेलल हो। लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल का मतलब क्लियर है, जरूरी नहीं है कि वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो। अभी ये देखो, एक लाइन ऑफ सपोर्ट मेरा ऐसे है, this is line of support 1, और एक पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट ऐसे है, this is लाइन ऑफ सपोर्ट 2।
अब इस दोनों लाइन पर बहुत सारे वेक्टर आ सकते हैं। एक वेक्टर सपोज ऐसे है, इधर मान लो ऐसे है। नाउ दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। दोनों एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। बट कॉलिनियर अभी भी बोल सकते हैं, पैरेलल नहीं बोलेंगे, एंटी पैरेलल बोल सकते हैं, कॉलिनियर तो जरूर बोलेंगे। तीसरा वेक्टर सपोज है कैसे आ गया, उल्टे डायरेक्शन में, सी वेक्टर। अब ये और ये कॉलिनियर है, ये और ये कॉलिनियर है, ये और ये कॉलिनियर है, ये और ये पैरेलल है। ए एंड सी आर पैरेलल वेक्टर, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी इधर है और इसका डायरेक्शन भी इधर है। हाउएवर दिस एंड दिस आर एंटी पैरेलल, दिस एंड दिस आर एंटी पैरेलल। कॉलिनियर का मतलब आइदर सेम लाइन ऑफ सपोर्ट और पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट, डायरेक्शन पैरेलल, एंटी पैरेलल, कुछ भी हो सकता है। इस फिगर में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर are all collinear vectors, पर A vector and C vector are parallel vectors क्योंकि डायरेक्शन सेम है। फिर A वेक्टर एंड B वेक्टर का पेयर ले लो, या फिर C वेक्टर एंड B वेक्टर का पेयर ले लो, are anti-parallel vectors. Anti-parallel. However, all three are collinear. Collinear का डेफिनेशन फिर बेसिक हो जाता है हम लोग के पास। टू वेक्टर्स, A vector and B vector, are called collinear vectors if they have the same or parallel line of support, parallel or anti-parallel, both possible. आई होप कॉलिनियर और पैरेलल में जो छोटा सा डिफरेंस है वो क्लियर हो रहा है। कॉलिनियर में एंटी पैरेलल भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, बस उनका लाइन ऑफ सपोर्ट सेम या फिर पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर में क्या है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और एंटी पैरेलल में डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। लाइन ऑफ सपोर्ट भी क्लियर होगा, कॉलिनियर वेक्टर भी क्लियर होगा, एंटी पैरेलल भी क्लियर होगा, पैरेलल भी क्लियर होगा। कॉलिनियर वेक्टर पे हम लोग डिटेल में अभी स्टडी करेंगे, लेकिन पहले और भी जो टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ये अभी कॉलिनियर वेक्टर को ही और डिटेल में अभी समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा और। देखो, एक ये हो गया ए वेक्टर, एक ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया एक सी वेक्टर। एज पर द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल और सेम लाइन ऑफ सपोर्ट क्लियर है, तीनों वेक्टर के लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है, इसलिए तीनों कॉलिनियर है। हाउएवर ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। देन इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से थोड़ा ज़्यादा है, वो लेंथ वाइज भी दिख रहा है। यहाँ इनिशियल पॉइंट है, यहाँ टर्मिनल पॉइंट है, बीच का डिस्टेंस हो गया मैग्नीट्यूड, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, बीच का डिस्टेंस हो गया मैग्नीट्यूड। दोनों में मतलब सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस डायरेक्शन का है ही नहीं, डिफरेंस मैग्नीट्यूड का है। मैग्नीट्यूड का अगर डिफरेंस है, दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर के बीच में एक रेशियो होगा। रेशियो जैसे इस दोनों वेक्टर में this b vector can be written as some lambda times of a vector where lambda is some real number. lambda पॉजिटिव होने का मतलब हुआ a वेक्टर और b वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। lambda नेगेटिव का मतलब हो जाएगा b वेक्टर will be
निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, मतलब कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। लैम्डा पॉजिटिव लैम्डा नेगेटिव, लैम्डा पॉजिटिव सेम डायरेक्शन, लैम्डा नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जब आ जाता है तो एंटी पैरेलल बोलते हैं। वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए और मैग्नीट्यूड एकदम सेम हो, देन वी कॉल इट एज निगेटिव ऑफ द प्रीवियस वेक्टर। उसमें हम लोग निगेटिव ऑफ ए वेक्टर डिफाइन करते हैं यहाँ पर, जैसे निगेटिव ऑफ ए वेक्टर से ए वेक्टर will be defined as a vector which has magnitude same as that of a vector but direction is opposite to that of a vector। मतलब ये वेक्टर अगर a वेक्टर है तो ऐसा नहीं है कि इसका निगेटिव सिर्फ यहीं पर होगा, ऐसा होगा माइनस ए वेक्टर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो ये भी हो सकता है इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है, टर्मिनल पॉइंट यहाँ पर है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि निगेटिव वाले का इनिशियल यहीं पर होगा। बस ये लेंथ हर जगह सेम होगा। ये पैरेलल है तो ये वाला उसके एंटी पैरेलल हो गया। दिस वेक्टर इज आल्सो माइनस ए वेक्टर। मतलब वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट भी करते हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, लेंथ चेंज नहीं होता है। तो अगर ये माइनस ए वेक्टर है तो जो डायरेक्शन इस वेक्टर का है वही डायरेक्शन इस वेक्टर का है, तो डायरेक्शन सेम हो गया। अब यहाँ और यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस है, इनिशियल टर्मिनल के बीच का जो लेंथ है, यहाँ भी इनिशियल टर्मिनल के बीच का लेंथ अगर वही है, मतलब मैग्नीट्यूड भी इसका सेम हो गया, डायरेक्शन भी सेम हो गया, मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। और वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज चाहिए होता है, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। जब इस दोनों का डायरेक्शन ही सेम है, इस दोनों का लेंथ ही सेम है, मतलब दोनों वेक्टर ही सेम है, और ये अगर इसके एंटी पैरेलल है तो फिर ये वाला इसके एंटी पैरेलल हो जाएगा। और ये अगर इसका नेगेटिव है तो ये भी इसका नेगेटिव है, और ये सेम वेक्टर है, मतलब ये ए वेक्टर है, ये माइनस ए वेक्टर है। इनफैक्ट यू कैन ड्रॉ हेयर ऑल्सो, ये भी हो सकता है माइनस ए वेक्टर। बस ये और ये डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। अब ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है सेम लेंथ होगा। क्या लेंथ होगा? ये वाला लेंथ, दिस लेंथ विल बी मॉड ए वेक्टर। मॉड ए मतलब समझ गए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। व्हाट विल बी दिस लेंथ? ये लेंथ मॉड ए वेक्टर डिफाइंड एज ए वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ए वेक्टर। जब डायरेक्शन ही सिर्फ उल्टा हो रहा है, लेंथ बदल ही नहीं रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही है। ये वाले का भी लेंथ कितना होगा? दिस इज ऑल्सो मॉड ए वेक्टर, दिस लेंथ इज ऑल्सो मॉड ए वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। जब ये वाला सीन क्लियर हो रहा है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला केस, लैम्डा अगर ग्रेटर देन 0 है, लैम्डा पॉजिटिव है, मतलब कि देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मस्ट बी पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि सेम डायरेक्शन हो जाएगा। नंबर 2, अगर लैम्डा लेस देन 0 है, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मस्ट बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इस फिगर को देख के कोई भी बता देगा, पहला कंक्लूजन यहाँ पे, ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो लैम्डा पक्का पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। दूसरा पॉइंट, ए वेक्टर को सी का भी लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों, फिर देखो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड के बीच में कोई एक रेशियो है, बाकी डायरेक्शन में कोई टेंशन नहीं है, वो उधर जा रहा है, ये एग्जैक्टली इधर आ रहा है, तो निगेटिव है। निगेटिव ऑफ एक दूसरे का उल्टे डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है, मतलब ये हुआ कि लैम्डा यहाँ डेफिनेटली निगेटिव होगा। तीसरा, बी वेक्टर को अगर लैम्डा टाइम्स ऑफ सी दिखा जाए तो अगेन लैम्डा मस्ट बी निगेटिव क्योंकि बी और सी भी एंटी पैरेलल है। बेसिकली कॉलिनियर वेक्टर्स का मतलब फिर ये होगा, ए वेक्टर मस्ट बी लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, देन A and B are collinear vectors।
A and B are collinears, may be parallel, may be anti-parallel. If lambda is positive then parallel, if lambda is negative then anti-parallel. आराम से 1 मिनट वीडियो पॉज करके इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करना और समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है आगे। कॉलिनियर का मतलब कभी दिमाग में नहीं बैठाना पैरेलल। Parallel is a special case of collinear vectors. Anti-parallel is a special case of collinear vectors. Collinear vectors has both the cases parallel as well as anti-parallel vectors. Negative of a vector I hope clear होगा। वेक्टर का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ टू इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। इस पर डायरेक्टली नहीं जंप करेंगे, डायरेक्टली जंप करेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ लोगों को समझ में ना आए। इवन इफ यू नो एडिशन ऑफ वेक्टर, एक थोड़ा सा फोकस करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर पे, उसके बाद हम लोग रियल 3D व्यू में जाएंगे। वेक्टर को सिर्फ फार्मूला से बनाना काफ़ी नहीं है, उसके लिए 3D व्यू होना जरूरी है। इस रूम को हम लोग एक 3D स्पेस एज्यूम करेंगे, हम अपने आप को यहाँ पर खड़े करेंगे। मेरे लेफ्ट साइड में नीचे जो कॉर्नर है उसका ओरिजिन हम मानेंगे, वहां से जो मेरे पीछे नीचे एज आ रहा होगा उसको एक्स एक्सिस लेंगे, उसके परपेंडिकुलर जो उधर नीचे एज जा रहा होगा उसको वाई एक्सिस लेंगे, और वहां से ऊपर जो एज आ रहा होगा उसको जेड एक्सिस लेंगे, सच दैट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस विल फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब अगर आप अपना हाथ एक्स एक्सिस की तरफ रख के वाई की तरफ घुमाएंगे तो थंब जेड की तरफ पॉइंट करेगा। कभी भी गलत कन्वेंशन मत ले लेना, ऐसा वाई ले लोगे और मेरे पीछे वाले को y ले लोगे और उसके परपेंडिकुलर नीचे वाले को x ले लोगे तो ऊपर वाला z नहीं होगा, ऊपर वाला माइनस z हो जाएगा। क्योंकि हाथ अगर आप x की तरफ रख के घुमाते हैं इधर y की तरफ तो नीचे थम जा रहा है, z एक्सिस नीचे होगा, इसलिए x इधर लेंगे, y इधर लेंगे और z इधर लेंगे, ताकि x की तरफ हाथ रख के जब y की तरफ घुमाओगे ऐसे राइट हैंड को, जब हम लोग x की तरफ हाथ रख के y की तरफ घुमाएंगे तो थंब मेरा z एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा। पर उसके पहले हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर देख लेते हैं। जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है उस पर अभी फोकस नहीं करेंगे, वो जब वेक्टर पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी जो बेसिक हमारा वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है उस पर फोकस करेंगे सिर्फ। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो ही लॉ है, एक है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल लॉ है। अगर एक वेक्टर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, से दिस इज ए वेक्टर, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, दिस इज इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर। ए के टर्मिनल पॉइंट पर अगर तुम दूसरे वेक्टर का इनिशियल रख दो, दिस इज टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर, और इसी पर अगर दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट रख दो, ऐसे मान लो कोई वेक्टर बी वेक्टर ले लेते हैं, दिस पॉइंट अगेन ये बन गया इनिशियल पॉइंट ऑफ बी वेक्टर, इनिशियल पॉइंट ऑफ बी वेक्टर। तो पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पे जो जाएगा, दिस इज टर्मिनल पॉइंट ऑफ बी वेक्टर। पहले के इनिशियल से दूसरे के टर्मिनल पे जो वेक्टर जाएगा दैट वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब एक वेक्टर ए वेक्टर को हम ऐसे प्लेस करते हैं और दूसरे वेक्टर को हम इस तरीके से प्लेस करते हैं कि दूसरे वाले का इनिशियल पहले वाले के टर्मिनल से कोइंसाइड कर जाए, तो पहले वाले के इनिशियल से दूसरे वाले के टर्मिनल तक जो वेक्टर जाएगा दैट वेक्टर इज कॉल्ड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज ट्राइंगल लॉ। मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, इसका लेंथ कितना होगा, ये सब हम लोग कोसाइन फार्मूला से लाएंगे, लेकिन वो वेक्टर में लाएंगे। अभी ये क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर के फॉर्म में क्या बोला जा रहा है। दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज ऑल्सो सिंपल। अगर हम दो वेक्टर को पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड बना के रखें,
एडजेसेंट साइड और दोनों वेक्टर को को इनिशियल रखें। को इनिशियल पढ़ा चुके हैं। को इनिशियल मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होगा, मतलब कुछ ऐसा सीन होना चाहिए, एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे, से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ये जो पॉइंट है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लिए ही इनिशियल पॉइंट है। दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स। तो इन दोनों को एडजेसेंट साइड मान के जब हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, पैरेललोग्राम, तो इसी इनिशियल पॉइंट से जाने वाला डायगोनल will give you a vector plus b vector. This is a vector plus b vector. एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर अगर ओरिजिनेट होगा, दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम मान के जब हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो इसी कॉर्नर से जो डायगोनल बनेगा वो डायगोनल विल बी कॉल्ड एज a प्लस बी वेक्टर। अब ये एक पैरेललोग्राम है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल हो जाएगा। अब अगर डायरेक्शन इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ बी वेक्टर है और इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ अगर हम एक वेक्टर डिनोट करें, डेफिनेटली तुम लोग को समझ में आ रहा होगा ये बी वेक्टर ही होगा, सिंस दीज आर टू पैरेलल लेंथ और डायरेक्शन भी हम सेम कर दिए। ये लेंथ हो जाएगा मेरा मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये लेंथ हो जाएगा मेरा मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये लेंथ हो जाएगा मेरा मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, ये लेंथ हो जाएगा मेरा मॉड ए वेक्टर, ये लेंथ हो जाएगा मॉड बी वेक्टर और ये पूरा लेंथ हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। ये वाला लेंथ डेफिनेटली इसके बराबर ही होना है। ये अगर मॉड बी है, मॉड बी मान लो 5 हुआ तो ये वाला भी 5 होगा, मतलब ये मॉड बी ये भी मॉड बी। ये डायरेक्शन ऐसे हम अगर ले रहे हैं, अगर हम ये डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट करके इधर उल्टा ले लेते देन दिस विल बी माइनस बी वेक्टर। ये पॉइंट से ये पॉइंट बी वेक्टर, तो ये पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ माइनस बी वेक्टर। लेकिन अभी हम इसी पॉइंट से इसी पॉइंट की तरफ लिए हैं, मतलब जो डायरेक्शन सेंस इसका है वही डायरेक्शन सेंस इस वाले का भी है, सो दिस इज बी वेक्टर। अब इसी फिगर में तुम ट्रायंगल लॉ भी लगा के देख लो, सेम फिगर बनेगा। ये ए वेक्टर हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट, इसका टर्मिनल पॉइंट, इसके टर्मिनल पॉइंट पे दूसरे वाले का इनिशियल पॉइंट को कोइंसाइड किया गया है और दूसरे वाले के टर्मिनल पॉइंट तक जब हम पहले के इनिशियल से वेक्टर ला रहे हैं तो इतना हिस्सा जो है ये तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी आ रहा है। सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट के तरफ ए वेक्टर, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के तरफ जो वेक्टर होगा वो भी ए वेक्टर ही होगा। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ अगर ऐसा सेंस होगा, ऐसा राइट से लेफ्ट की तरफ, तो वो माइनस ए होगा। इसका लेंथ भी कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये लेंथ बराबर होगा। इस ट्रायंगल से भी देख सकते हो, नीचे के ट्रायंगल से दिख ही गया, ऊपर के ट्रायंगल से भी देख लो। ये एक वेक्टर है, इसका बी वेक्टर, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है और टर्मिनल पॉइंट यहाँ पर है। इसके टर्मिनल पॉइंट पे दूसरे का इनिशियल पॉइंट को रखा गया है और फिर दूसरे वाले का टर्मिनल पॉइंट यहाँ है, तो पहले के इनिशियल, पहला मतलब इस बार पहला बी वेक्टर है, पहले के इनिशियल से मतलब बी के इनिशियल से दूसरे का टर्मिनल मतलब ए के टर्मिनल तक जो वेक्टर जा रहा है दैट विल बी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो यही वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी है। मतलब एक अच्छा चीज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला है, वेक्टर में जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। मतलब a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। पहला वेक्टर a वेक्टर, उसके टर्मिनल पे बैठाया गया b के इनिशियल को, a के इनिशियल से b के टर्मिनल तक का वेक्टर जो होगा, इधर से इधर जाने वाला वेक्टर a प्लस बी होगा। नीचे के ट्रायंगल से देखोगे तो ये रेड वाला वेक्टर a प्लस बी दिखेगा, ऊपर के ट्रायंगल से देखोगे तो ये रेड वाला वेक्टर b प्लस ए दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये हो गया पहला वेक्टर, ये हो गया दूसरा। पहले के टर्मिनल पे दूसरा का इनिशियल को डाले हैं और पहले के इनिशियल से दूसरे के टर्मिनल तक जो रेड वेक्टर जा रहा है वो b वेक्टर प्लस ए वेक्टर, हालांकि दोनों वेक्टर सेम है। सो a प्लस बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू b प्लस ए वेक्टर। आई होप दीज टू लॉज आर वेरी मच क्लियर। अब हम मिटा रहे हैं, पॉज करके नोट करते जाना। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग वेक्टर में डिस्कस करेंगे, वो हम लोग कोसाइन फार्मूला से डिराइव करेंगे, तुम लोग जान भी रहे हो। मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा होल अंडर रूट, वो चीज़ पर हम लोग आएंगे, लेकिन वेक्टर में आएंगे, 3D में उसकी जरूरत नहीं है।
नाउ कम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P। अब हम लोग रियल 3D व्यू की तरफ जा रहे हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया ओरिजिन से एक वेक्टर ओरिजिनेट करेगा और वो इस 3D स्पेस में किसी भी पॉइंट के तरफ डायरेक्टेड होगा। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा और टर्मिनल पॉइंट वो पॉइंट P होगा जिसका पोजीशन वेक्टर लिखना है। अब एक फिगर ड्रॉ करेंगे हम 3D में, लेकिन उसके पहले सब कुछ क्लियरली विजुअलाइज कर लेते हैं। तुम जहाँ भी बैठे हो तुम ऐसा एज्यूम करो तुम्हारे लेफ्ट साइड जो नीचे में कॉर्नर है वो ओरिजिन है। उस कॉर्नर से मेरे पीछे जो लाइन आ रहा है नीचे एज वो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही ओरिजिन से जो लाइन हमारे फ्लोर पर ही जा रहा है वो वाई एक्सिस है और ओरिजिन से जो ऊपर आ रहा है वो जेड एक्सिस है। अपना डायरेक्शन देखो, तुम सपोज ऐसे बैठे हो अपने रूम में, तो तुम्हारे लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ नीचे जो कॉर्नर है वो ओरिजिन है। उस कॉर्नर से इस तरह से तुम्हारे पीछे जो एज जा रहा है रूम का वो एक्स एक्सिस है, जो नीचे एज जा रहा है परपेंडिकुलरली वो वाई एक्सिस है। मेरे लिए यही कन्वेंशन है। वहाँ से जो ऊपर आ रहा है वो जेड एक्सिस है, तो वहाँ पे ओरिजिन है मेरा नीचे। तुम अगर ऐसे बैठे हो अपने रूम में, तुम्हारे पीछे तुम्हारे लेफ्ट साइड में जो जमीन का कॉर्नर है वो ओरिजिन है। सपोज तुम्हारे ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट, फैन, सपोज फैन का जो हेड है, हेड को एक पॉइंट P एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। एनीथिंग, फैन हो या कुछ बल्ब हो, किसी भी एक चीज को जो बीच में हो उसको हम लोग हेड एज्यूम कर लेते हैं। अब ओरिजिन से एक वेक्टर स्टार्ट करेंगे और उस वेक्टर को हम लोग ले जाएंगे इस तरीके से फैन के हेड तक। फैन का हेड मेरा पॉइंट P होगा, उसका कोऑर्डिनेट कुछ x, y, z है। ऑब्वियसली 3D स्पेस में बात हो रहा है। 2D में जब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते थे तो दो कोऑर्डिनेट लिखा था, एक x कोऑर्डिनेट एब्सिसा, एक y कोऑर्डिनेट। लेकिन जब हम 3D में लिख रहे हैं डेफिनेटली देयर विल बी 3 कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। पंखे का सपोज जो भी मिडिल वाला पार्ट है, हेड है, सपोज उसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। तो जब हम ओरिजिन से एक वेक्टर स्टार्ट करेंगे और उसको हम इस तरीके से फैन तक ले जाएंगे, देन ओरिजिन इज द इनिशियल पॉइंट एंड द फैन इज द टर्मिनल पॉइंट, और उसका एक कुछ कोऑर्डिनेट है x, y, z। अब जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे एज्यूम करो उस पंखे से एक परपेंडिकुलर डायरेक्ट फ्लोर पर सपोज हम ड्रॉप कर दिए। उस पंखे से हम एक लाइन हम फ्लोर पर ड्रॉप कर दिए। अब फ्लोर पर जो भी पॉइंट होगा उसका डेफिनेटली जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। जेड कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया ओरिजिन से अलोंग जेड कितना डिस्टेंस है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़े एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वहाँ 4 क्वाड्रेंट दिखा हम लोग को। 3D में क्वाड्रेंट नहीं ऑक्टेंट होता है और 8 ऑक्टेंट होगा। विजुअलाइज करने का कोशिश करो। सपोज इस रूम में हम हैं, ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेंट है, ओरिजिन वहाँ है, मेरे पीछे से नीचे से एक्स एक्सिस गया, मेरे लेफ्ट से वाई एक्सिस गया, ऊपर जेड एक्सिस गया। जिस रूम में हम खड़े हैं उस रूम के ठीक लेफ्ट साइड, सपोज इधर मेरा वाल है, यहाँ पर मेरे रूम का वाल है, तो वाल के जस्ट उधर भी एक रूम है। उस रूम में अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट देखना चाहेंगे तो डेफिनेटली एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से जब इस रूम के तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो ओरिजिन से उस रूम के तरफ एक्स एक्सिस निगेटिव हो जाएगा। हालांकि जस्ट लेफ्ट शिफ्ट हुए हैं हम लोग, तो एक्स मेरा निगेटिव की तरफ चला गया है, लेकिन वाई अभी भी वाई एक्सिस वही वाला है। वाई एक्सिस चूंकि वही है तो उस रूम में भी कोई भी पॉइंट होगा तो वाई कोऑर्डिनेट उसका पॉजिटिव है। उस रूम में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका जेड भी यही वाला जेड एक्सिस है, तो उसका जेड भी पॉजिटिव होगा। मतलब अंतर सिर्फ एक में हुआ है, एक्स में, क्योंकि ये रूम में एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। इस रूम के जस्ट बगल में एक्स एक्सिस निगेटिव की तरफ चला गया। जैसे कि ये जो पंखे का हेड हम यहाँ पर लिए हैं, ये पंखे का हेड इस रूम के लेफ्ट साइड में जो रूम होगा उसके ऊपर में एक पंखा होगा, उसके ऊपर में भी एक फैन होगा, वहाँ भी एक हेड होगा। ओरिजिन यही रहेगा, ओरिजिन नहीं बदलेगा। ओरिजिन से जब उसके हेड की तरफ वेक्टर ले जाओगे तो ये बगल वाले रूम में वेक्टर जा रहा होगा। वो वाला पॉइंट जो ऊपर में होगा वो पॉइंट का वाई तुमको दिख रहा है पॉजिटिव होगा, जेड भी पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्स चूंकि रूम के उधर है,
तो एक्स निगेटिव होगा। दो ऑक्टेंट क्लियर हो गया, एक ये रूम एक वो रूम, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव इधर जेड पॉजिटिव। बगल वाले में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव लेकिन जेड भी पॉजिटिव। जिस रूम में हम हैं इस रूम के ये वाला वाल, इस वाल के पीछे, इस वाले वाल के पीछे भी एक रूम होगा डेफिनेटली। तुम हम रिप्लाई दें उससे पहले तुम सोचने की कोशिश करो कि इस रूम के पीछे जो रूम होगा उसका एक्स वाई जेड में कौन कौन सा पॉजिटिव होगा कौन कौन सा निगेटिव होगा। पॉज करके तुम सोच सकते हो। आई एम कंटिन्यूइंग। इस रूम के जस्ट पीछे जो रूम होगा, सपोज ये मेरा वाल है, इस वाल के पीछे जो रूम होगा उसमें कोई भी पॉइंट अगर हवा में होगा तो उसका भी एक्स एक्सिस तो यही वाला है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। लेकिन चूंकि इस वाल से बाहर की तरफ आ रहा था पॉजिटिव वाई एक्सिस और हम इस वाल से अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ओरिजिन वहाँ पर है, वाई एक्सिस पॉजिटिव इधर है तो वाई एक्सिस निगेटिव हो जाएगा उधर, तो उधर जो भी वाई कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव होगा। और चूंकि इस रूम के हाइट के लेवल में ही बगल वाला रूम होगा तो जेड अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि जेड निगेटिव का मतलब ये हुआ कि वो जमीन के अंदर चला जाएगा। फ्लोर के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका जेड पॉजिटिव है। तो इस रूम के उधर कोई रूम हो या इस रूम के पीछे कोई रूम हो, सबका जेड एक्सिस यही पॉजिटिव वाला जेड एक्सिस है। तो इस रूम के पीछे जो होगा उसका एक्स पॉजिटिव रह गया, वाई इधर पॉजिटिव था, तो अंदर की तरफ जो रूम होगा उसका वाई निगेटिव हो गया, जेड पॉजिटिव है। मतलब इसके पीछे जो रूम है उसका एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, जेड पॉजिटिव है। इसी तरह इस रूम के पीछे एक रूम होगा और उस रूम के लेफ्ट में एक रूम होगा। उस रूम को तुम ऐसे भी बोल सकते हो, इस रूम के लेफ्ट में एक रूम होगा और उसके पीछे एक रूम होगा। वो दोनों रूम में तुमको दिखेगा। अगर इस रूम के पीछे एक रूम लो और उस रूम के लेफ्ट साइड में वो रूम लो तो उधर चूंकि एक्स भी निगेटिव हो गया, वाई भी निगेटिव हो गया और जेड भी पॉजिटिव हो जाएगा। इमेजिन करने का कोशिश करना, तुम सपोज इस रूम में बैठे हुए हो, तो इस रूम में अगर एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है, तो इस रूम के लेफ्ट में जो रूम होगा और उसके पीछे जो रूम होगा, तो चूंकि लेफ्ट में चला गया तो एक्स तो ऐसे ही निगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है, लेकिन लेफ्ट जाके फिर पीछे हो जाने का मतलब हो गया एक्स तो निगेटिव था ही, वाई भी पीछे की तरफ हो गया, वाई भी निगेटिव हो गया, लेकिन चूंकि फ्लोर के ऊपर ही रूम है वो भी, इसलिए जेड पॉजिटिव। मतलब यहाँ एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। मेरे पीछे वाले रूम में एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव, जेड पॉजिटिव। मेरे लेफ्ट वाले रूम में एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। मेरे लेफ्ट के पीछे वाले रूम में एक्स उधर गया फिर पीछे गया, एक्स निगेटिव, वाई उधर गया, अभी तक वाई पॉजिटिव था, पीछे गया, वाई भी निगेटिव, जेड ऊपर, एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव, जेड पॉजिटिव। अभी सिर्फ 4 ऑक्टेंट डिस्कस हुआ है। ये रूम, इसके पीछे वाला रूम, इसके बगल वाला रूम, इसके बगल के पीछे वाला रूम। यही 4 ऑक्टेंट के एग्जैक्टली नीचे 4 और ऑक्टेंट होगा। जैसे इस रूम के नीचे एक ऑक्टेंट होगा, चूंकि इसी रूम के ठीक नीचे रूम है तो एक्स इधर ही की तरफ है पॉजिटिव, वाई इधर ही की तरफ है पॉजिटिव, लेकिन जेड ऊपर के बदले अब जेड नीचे तो जेड निगेटिव। इस रूम के ठीक नीचे जो रूम होगा उसका एक्स पॉजिटिव रहेगा, वाई पॉजिटिव रहेगा, जेड निगेटिव रहेगा। एंड सिमिलरली बाकी सारा 8 ऑक्टेंट। मतलब कि आप देख भी सकते हो अगर 3D में कोई भी पॉइंट होगा तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। एंड यहाँ या तो प्लस या तो माइनस, या तो प्लस या तो माइनस, या तो प्लस या तो ये माइनस। इस स्पेस को फिल करने का हमारे पास 2 तरीका है, इस स्पेस को फिल करने का हमारे पास 2 तरीका है, इस स्पेस को फिल करने का हमारे पास 2 तरीका है। टोटल 2 × 2 × 2। अभी पीएनसी हल्का सा स्टार्ट हुआ ही था तो 8 तरीका है। प्लस 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 एक को ऑक्टेंट हो गया, प्लस 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 यही रूम है, एक्स भी प्लस, वाई भी प्लस, जेड भी प्लस। प्लस प्लस माइनस कोई दूसरा रूम होगा, प्लस माइनस प्लस कोई, ऐसे करके टोटल 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसलिए 8 ऑक्टेंट पॉसिबल है। ऑक्टेंट 1, ऑक्टेंट 2, ऑक्टेंट 3, फिर इसके पीछे ऑक्टेंट 4 और यही 4 ऑक्टेंट के नीचे 4 ऑक्टेंट। टोटल देयर विल बी 4 ऑक्टेंट्स। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस फैन। इसका कोऑर्डिनेट x, y, z था। यहाँ से जब हम नीचे फ्लोर पर, फ्लोर मेरा कौन सा प्लेन हुआ, फ्लोर एक्स वाई प्लेन है। क्यों? क्योंकि फ्लोर में देखो कौन कौन सा एक्सिस है, फ्लोर में एक्स एक्सिस है, फ्लोर में वाई एक्सिस है, तो फ्लोर हो गया एक्स वाई प्लेन। ये जिस दीवार पर मेरा मार्कर बोर्ड लटका हुआ है ये कौन सा प्लेन होगा, तुम खुद सोचो। अगर तुम्हारे मन में आंसर आ रहा है एक्स जेड प्लेन, देन यू आर करेक्ट, बिकॉज इधर एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये दीवार मेरा एक्स जेड प्लेन है। और मेरे लेफ्ट में जो दीवार है वो वाई एक्सिस और ऐसे ऊपर जेड एक्सिस, तो लेफ्ट में जो दीवार है उस वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे है, तो वो वाई जेड प्लेन है। 3 ही प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन फ्लोर, एक्स जेड प्लेन ये वाला वाल
और उसके परपेंडिकुलर प्लेन जो है वो है मेरा वाई जेड प्लेन। इतना समझाना हमको डिफिकल्ट नहीं होगा आई होप कि एक्स वाई प्लेन पर अगर कोई भी पॉइंट होगा, आई होप अब तुम समझ चुके होंगे इस फ्लोर के ऊपर जितना भी पॉइंट होगा सबका जेड पॉजिटिव होगा, इस फ्लोर के नीचे जितना भी पॉइंट होगा सबका जेड नेगेटिव होगा, इस रूम में जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स पॉजिटिव होगा, इसके बगल वाले रूम का एक्स नेगेटिव होगा, इस रूम का वाई पॉजिटिव होगा, इसके पीछे वाले रूम का वाई नेगेटिव होगा। उसी तरह अगर कोई फ्लोर पर तुम पॉइंट ले लेते हो, सपोज तुम फ्लोर पर एक चप्पल रखा हुआ है, उस चप्पल का अगर जेड कोऑर्डिनेट जानना है तुमको तो जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि चप्पल ना ही फ्लोर के ऊपर है तो पॉजिटिव में तो जेड हुआ नहीं, ना ही चप्पल फ्लोर के नीचे है नेगेटिव में भी जेड नहीं हुआ, इनफैक्ट वो फ्लोर पर है इसलिए जेड कोऑर्डिनेट 0। ये मार्कर पर सपोज एक पॉइंट ऐसे दिखाया हुआ है और ये मार्कर ही मेरा देख रहे हो कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, तो इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा। एक्स क्या होगा, यहाँ से जब हम नीचे जमीन पर ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर नीचे वाले एक्स एक्सिस एज पर, तो ओरिजिन से कुछ तो डिस्टेंस है तो वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे जेड एक्सिस पर तो ओरिजिन से कुछ तो हाइट है जमीन से तो जेड होगा। यहाँ का वाई 0 हो जाएगा। वाई क्यों 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे इस वाल पर है और इस वाल पर अगर कोई पॉइंट होगा तो ना ही वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग बाहर निकल रहा है, ना पॉजिटिव वाई हो रहा है और ना ही वो निगेटिव वाई के अलोंग अंदर जा रहा है। मतलब कि इस वाल पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब एक्स वाई प्लेन पर जेड 0, एक्स जेड प्लेन पर वाई 0 और वाई जेड प्लेन पर एक्स 0 होगा। मतलब सबसे पहला जो नोट करने वाला पॉइंट है, जैसे ऐसे लिख रहे हैं लिखते चलते हैं। पहला, एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन इज एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। एक्स वाई प्लेन मतलब जमीनी हो गया, फ्लोर हो गया। फ्लोर पर कोई भी पॉइंट लोकेट करो, उससे सपोज फ्लोर पर एक पॉइंट है उससे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल लो, उससे वाई पर परपेंडिकुलर डाल लो। ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है एक्स के लॉन्ग वो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है वाई के लॉन्ग वो वाई कोऑर्डिनेट हो गया। इधर है तो पॉजिटिव, उधर है तो निगेटिव, अकॉर्डिंगली एज द ऑक्टेंट इज। जहाँ पॉइंट है नंबर 2, एनी पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन पर एक्स 0 हो जाएगा, 0 कॉमा वाई कॉमा जेड। और तीसरा, एनी पॉइंट ऑन जेड एक्स प्लेन, इसमें वाई 0 होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आईआईटी में क्वेश्चन में बोल देता है लाइन एक्स वाई प्लेन को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2D ज्योमेट्री में क्या करते थे, एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है के लिए तुम वाई 0 करते थे, वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसके लिए तुम एक्स 0 करते थे। 3D में अगर तुमको बोलेगा एक लाइन इस तरीके से आ रहा है और फ्लोर को वो इंटरसेक्ट करते हुए नीचे जा रहा है, तो फ्लोर पे किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, जस्ट पुट जेड 0। अगर एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पर कर रहा है तो उस पॉइंट का जेड 0 पुट करो एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। वैसे ही अगर वाई जेड प्लेन को पूछ रहा है कहाँ कट कर रहा है तो एक्स 0 कर दो, जेड एक्स प्लेन को पूछ रहा है कहाँ कट कर रहा है, वाई 0 करके प्रोसीड करो। फाइन, नाउ लेट्स कम बैक टू द पोजीशन वेक्टर। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, पोजीशन वेक्टर डिस्कस करके हम ये वीडियो क्लोज करेंगे। उसके बाद दूसरा वीडियो शेयर करेंगे, उसमें थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। तो अभी हम लोग थे, ऑरिजिन नीचे है, वहाँ से एक वेक्टर ऐसे आ रहा है, पंखे का हेड का कोऑर्डिनेट मान लो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। जब उस पंखे से हम डायरेक्टली परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करेंगे फ्लोर पर, तो वो जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्स ही रहेगा, वाई वाई ही रहेगा, लेकिन जेड 0 बन जाएगा, क्योंकि अभी वो पॉइंट हवा में था ना, तो पॉजिटिव जेड के अलोंग कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट पक्का था उसका। लेकिन अब वो जमीन पर आ गया, मतलब वो एक्स वाई प्लेन पर आ गया, तो उसका कोऑर्डिनेट डेफिनेटली एक्स कॉमा वाई कॉमा 0 हो जाएगा। उसी तरह जब हम उस पॉइंट को उस पॉइंट से बगल वाले वाई जेड प्लेन पर जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट जेड रहेगा। उस पंखे के हेड से अगर हम इस पीछे वाले वाल पर, वाल का मतलब हो गया एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, मतलब ये एक्स जेड प्लेन है, वहाँ से जब एक्स जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर डालोगे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट एक्स रहेगा और जेड कोऑर्डिनेट, चूंकि हाइट सेम है, हम ऊपर ही ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिए हैं, हाइट सेम है तो जेड सेम रह जाएगा, एक्स सेम रह जाएगा, वाई बस उधर था, वाई इधर आ जाएगा, इस वाल पर आ जाएगा, तो वाई 0 हो जाएगा। अब जब हम उस पॉइंट से नीचे
एक परपेंडिकुलर डाले, फिर उस पॉइंट से हम इस वाल पर एक परपेंडिकुलर डाले, उस पॉइंट से हम बगल वाले वाल पर एक परपेंडिकुलर मारे। तो थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, ऊपर ही अगर पंखे का हेड है, वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर इधर सीधे वाल पर दे दिए, एक परपेंडिकुलर उधर वाल पर दे दिए, तो ऊपर ही एक रेक्टेंगल फ्रेम हो गया है ऐसे। उसके हेड से परपेंडिकुलरली बगल के वाल पे गया, फिर बगल का वाल से पॉइंट परपेंडिकुलरली जेड एक्सिस पर आया होगा, फिर जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर आया होगा जहाँ पर इससे परपेंडिकुलर पड़ा होगा, फिर नीचे भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, इससे जो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा उससे नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, इससे वहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप पर जेड एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर उससे नीचे आएगा, ऐसे एक क्यूबॉइड फ्रेम हो जाएगा। एक क्यूबॉइड, उस क्यूबॉइड के लिए ये ओपी डायगोनल होगा। इमेजिन करने का कोशिश करना, फिगर से अगर क्लियर करना है तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। जो भी हम समझाए हैं, क्लास होता तो और अच्छे से समझ में आता, नो डाउट, लेकिन फिर भी मेरे साथ कोशिश करो समझने का। आई विल रिपीट, यहाँ कुछ भी ड्रॉ करने के पहले फिर से रिपीट कर रहे हैं। पंखे का हेड P है, पंखे के हेड से जमीन पर परपेंडिकुलर डालेंगे XY प्लेन पर, उसी तरह YZ प्लेन पर परपेंडिकुलर डालेंगे और ZX प्लेन पर परपेंडिकुलर डालेंगे। YZ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, XZ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ऊपर एक रेक्टेंगल फ्रेम हो जाएगा, और यहाँ एक परपेंडिकुलर डालेंगे, रेक्टेंगल के नीचे रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ऐसे करते करते क्यूबॉइड फ्रेम होगा। क्यूबॉइड के लिए ये ओरिजिन होगा और ओरिजिन से वो P तक जाने वाला लाइन डायगोनल होगा, और डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट P लिए, इसके पैरेलल बना दिए, ये इसके पैरेलल, पहले फिगर बना लेते हैं फिर एक्सप्लेन कर देंगे। वेरी क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं इस फिगर में कौन सा पॉइंट किया था, समझने का कोशिश करना। ये एक्स एक्सिस है जो मेरे नीचे आ रहा था, उसके परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस जो लिए थे, और वहाँ से ऊपर जो जेड एक्सिस जा रहा था वो ये जेड एक्सिस है। पंखे का हेड ये पॉइंट P है, दिस पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट था x, y, z। ये था मेरे 3D स्पेस में वो फैन का हेड, उससे हम सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे फ्लोर पर, और फ्लोर था मेरा XY प्लेन। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ ऑरिजिन, ये जो x एक्सिस है y एक्सिस का जो प्लेन है, दिस प्लेन, दिस इज XY प्लेन। पंखे के हेड से परपेंडिकुलर जब हम फ्लोर पर डाले थे, और हम बताए थे ना जब फ्लोर पर आ जाएगा मतलब वो XY प्लेन पर आ गया, मतलब z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, हालांकि x कोऑर्डिनेट x रहेगा, y कोऑर्डिनेट y रहेगा, z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से हम ऐसे परपेंडिकुलर, ये देखने में लग रहा है नहीं परपेंडिकुलर, पर ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट तुम्हारा YZ प्लेन पर परपेंडिकुलर गया है, YZ पर मतलब x 0 होगा। ऐसे भी इस पॉइंट का कोई भी देख के बताएगा ना कि YZ प्लेन पर है, तो अलोंग पॉजिटिव x भी कुछ नहीं होगा, अलोंग निगेटिव x भी कुछ नहीं होगा, तो x 0, y कोऑर्डिनेट y रहेगा, z कोऑर्डिनेट z। यहाँ से देखो ये जो पॉइंट था ये XZ प्लेन पर परपेंडिकुलर था, ये XZ प्लेन ये वाल ही है, हमारा ही वाल, मेरे पीछे जो वाल था ना ये वही है। उसके पंखे के हेड से सीधे परपेंडिकुलर XZ प्लेन पे लिए, पंखे के हेड से सीधा परपेंडिकुलर XZ प्लेन पे लिए, तो y 0 हो जाएगा, x, 0, z। Now this one point, this length will be x, this length will be y, this length will be z। देख लो कैसे तुम आराम से, वहाँ पर x, y, z है, उसका सबसे पहले तो जमीन से हाइट कितना होगा, z होगा, मतलब इस पॉइंट का फ्लोर से जो हाइट है वो z है, और दिस हाइट एंड दिस हाइट इज सेम, सो दिस पॉइंट विल बी 0, 0, z। z एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे उसका अलोंग x भी मूवमेंट नहीं हुआ है, अलोंग y भी मूवमेंट नहीं हुआ है, बस z के अलोंग या तो ऊपर या तो नीचे जाएगा। मेरे इस रूम में ऊपर जा रहा था, ये वाला ओरिजिन, ये पॉइंट x, 0, 0 विजुअलाइज करने का कोशिश करो, ये वाला पॉइंट विल बी 0, y, 0। ये कैसे 0, 0 हुआ तुम देख लो, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, ये पॉइंट आ गया x, y, 0। अब उससे x एक्सिस पर ड्रॉप कर लो, ये अगर x, y, 0 है, इससे अगर हम x एक्सिस पर ड्रॉप कर लेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये एंगल परपेंडिकुलर है,
ऐसा कुछ नहीं कि एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री पे है, यहाँ सीधे नीचे गिरा है और फिर वो x, y, 0 हुआ और वहाँ से सीधा x एक्सिस पर परपेंडिकुलर आ गया है। तो इसका x कोऑर्डिनेट अगर x था तो यहाँ से नीचे डाले और फिर यहाँ से नीचे ले आए तो ये भी x लेंथ ही होगा। उसी तरह यहाँ से ठीक नीचे लाए हैं x, y, 0 और यहाँ से ठीक इधर चले गए हैं y एक्सिस पे तो ये लेंथ y ही होगा, क्योंकि जब नीचे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, 0 है मतलब along x लेंथ x है, along y लेंथ y है। सो दिस लेंथ विल बी, ये x लेंथ है, वो वाला लेंथ ये y लेंथ है और जो हाइट ये z है, ओरिजिन से भी ऊपर है z। सो 8 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लिए हैं। O से नीचे O से पंखे के हेड तक जो वेक्टर जा रहा होगा वो ये वेक्टर होगा, OP वेक्टर। दिस इज डिनोटेड बाय R वेक्टर। R वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर। OP वेक्टर is called the position vector of point P, also denoted by R वेक्टर। अब ये OP वेक्टर देखो हम लिखेंगे, x एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर हम मानते हैं वो i कैप होता है, y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर j कैप, z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर k कैप। तो ओरिजिन से यहाँ जो वेक्टर आ रहा है ये डेफिनेटली x i कैप होगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप और ये लेंथ x। किसी भी डायरेक्शन में अगर वेक्टर लिखना है तो दो चीज़ चाहिए, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड को अगर मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेक्टर से तो वो वेक्टर मिल जाएगा। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप है और यहाँ से यहाँ का लेंथ, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट का लेंथ अगर x है तो ये x i कैप हो जाएगा। सिमिलरली ओरिजिन से जो वेक्टर आएगा इस तरीके से यहाँ तक, दिस विल बी y j कैप, दिस इज x i कैप और यहाँ से ऊपर जो जाएगा दिस इज z k कैप। इधर i कैप, इधर j कैप और इधर k कैप। ये लेंथ x, ये लेंथ y, ये लेंथ z। नाउ ओरिजिन से इस पॉइंट का अगर हम वेक्टर लिखने का कोशिश करेंगे, नाउ यू कैन सी ए पैरेललोग्राम O A B C, ये पैरेललोग्राम है और अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये रहा दो वेक्टर x i कैप और y j कैप का को इनिशियल पॉइंट और x i कैप और y j कैप दोनों एडजेसेंट एज है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद इसी पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, मतलब x i कैप प्लस y j कैप। OB वेक्टर विल बी x i कैप प्लस y j कैप और इस पॉइंट से B पॉइंट से P की तरफ जो वेक्टर होगा दिस विल बी z k कैप ही होगा ये, क्योंकि ये वेक्टर पैरेलल होगा और लेंथ भी सेम है। डायरेक्शन देख लो, इधर से इधर जाने वाला वेक्टर जो था उसको हम लोग लिखे थे z लेंथ इंटू k कैप यूनिट वेक्टर। अब ओरिजिन से ऊपर z यूनिट लो या पंखे से नीचे परपेंडिकुलर जमीन पर डाल के वहां से पंखा तक लो, वेक्टर लेंथ सेम होगा। ये कौन सा वेक्टर है? ये ओरिजिन से पंखे का जो हाइट है वहां से जो z कोऑर्डिनेट का पॉइंट दिखेगा ओरिजिन से वहां तक का ये वेक्टर है। और ये कौन सा वेक्टर है? ये पंखे से जमीन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया था, पंखे से जमीन पर परपेंडिकुलर और जमीन से देखा गया था पंखे तक का वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर सेम होगा, पैरेलल भी है और लेंथ भी बराबर है। नाउ सी दिस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से तुम्हारे पास आ जाएगा। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये पहला वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है, टर्मिनल पॉइंट यहाँ है और दूसरे के टर्मिनल पे, पहले के टर्मिनल पे दूसरे का इनिशियल पुट किया गया। पहला हो गया वो बी वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, उसके टर्मिनल पे बैठाया गया है जेड के कैप का इनिशियल को। तो फिर पहले के इनिशियल से दूसरे का टर्मिनल हो जाएगा ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लिख सकते हैं OB वेक्टर प्लस BP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर, OB वेक्टर प्लस BP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर।
ओ बी वेक्टर का मतलब हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बी पी वेक्टर का मतलब हो गया जेड के कैप। दिस इज ओ पी वेक्टर, दैट इज ओ पी वेक्टर जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर 3D स्पेस में कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 आई कैप 2 3 5, तो उसका पोजीशन वेक्टर होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। और डायगोनल का ये क्यूबॉइड का ये डायगोनल है, एंड वी नो द फार्मूला फॉर द लेंथ ऑफ द डायगोनल अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्यूबॉइड है जिसका एक एज का लेंथ x है, एक एज का लेंथ y है, एक एज का लेंथ z है। तो डायगोनल OP का लेंथ विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इट इज़ वेरी क्लियर। तो यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये वाला एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट का जेड जीरो होगा, वाई जेड प्लेन पर एक्स जीरो होगा, जेड एक्स प्लेन पर वाई जीरो होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोजीशन वेक्टर का मतलब ओरिजिन से वेक्टर आएगा और पी पॉइंट तक जाएगा, दैट विल बी ओपी वेक्टर। अगर पॉइंट एक्स वाई जेड है, फ्लोर पर परपेंडिकुलर डाल दिए थे, एक्स वाई जीरो हो गया था, आई कैप एक्स के तरफ, जे कैप वाई के तरफ, के कैप जेड के तरफ, ये एक्स आई कैप लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर, ये वाई जे कैप लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर, ये जेड के कैप लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम होगा, पैरेलल भी है, लेंथ बराबर है, ये जेड के कैप ये भी जेड के कैप। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर में अगर जोड़ दोगे बी पी वेक्टर हो जाएगा ओ पी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होगा एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट जे कैप प्लस जेड कोऑर्डिनेट के कैप। इसका मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया ये जो क्यूबॉइड फ्रेम हुआ था उसका डायगोनल का लेंथ, दैट विल बी दिस। इस वीडियो तक इतना ही क्लियर करते हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो। दूसरे वीडियो का स्टार्ट एक क्वेश्चन के साथ करेंगे। थैंक यू।